शुरू करती हूँ यूनिट 4 से। यूनिट 3 तक पहले वाले 1 घंटे में हो गया है। नाउ यूनिट 4 एंड 5 को भी आधे घंटे में फिनिश करेंगे। यप, ओके। सो यूनिट 4 का नाम है रिफ्लेक्शन रिपोर्ट। रिफ्लेक्शन रिपोर्ट क्या होती है? मतलब अगर कुछ भी इवेंट हुआ है, कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोई भी घटना घटी है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हुआ है, कोई भी प्रोग्राम हुआ है, कोई टाइप की पब्लिक गैदरिंग हुई है, कुछ वर्कशॉप हुई है, या फिर कुछ दिन का कुछ कोर्स चला है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, और वो पूरी चीज़ में मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हूँ, मतलब मैंने उसको पूरा देखा है, शुरू से एंड तक उसको मैंने पूरा देखा है, ठीक। तो मुझसे कहा जाएगा कि गो एंड मेक द रिफ्लेक्शन रिपोर्ट ऑन दिस इवेंट। मतलब अब ये जो पूरी इवेंट लिखी है, इसको जाओ एंड समराइज्ड फॉर्म में एक पेपर यानी एक रिपोर्ट तैयार करो, जिसमें पूरा उसका डिटेलिंग, उसका पूरा जो क्रस्क होगा, नहीं क्रस्क जो भी उसका मतलब वो होगा, जो भी उसमें तुमने देखा शुरू से आखिरी तक, जो भी पॉइंट देना चाहो, जो भी हाईलाइट करना चाहो, अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर उस इवेंट को एक्सप्लेन करो। शॉर्ट एंड कैची एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन रिपोर्ट तैयार करना। डन। तो नीचे देखते हैं। सो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट, इसकी इंग्लिश देख लेते हैं फर्स्ट। Reflection report is a report that are prepared by any professional for describing any event, any experience, any program or any podcast, any kind of incident on a write-up, यानी on a with by writing, यानी रिफ्लेक्शन रिपोर्ट जो होती है वो ऐसी रिपोर्ट होती है जो एक प्रोफेशनल तैयार करता है किसी भी घटना को समराइज करके पेपर में एज अ रिपोर्ट तैयार करके रखने में, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन रिपोर्ट। नाउ फर्स्ट, लीडरशिप कम्युनिकेशन, यानी जो एक लीडरशिप होता है, यानी जो एक लीडर होता है किसी भी चीज़ को गाइड करने के लिए, या फिर किसी भी ग्रुप का कोई लीडर है, किसी कम्युनिटी का कोई लीडर है, तो उसकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, यानी उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसको बातें, अपने जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह से उसको कम्युनिकेट करना चाहिए उनके थ्रू, ये लीडरशिप की कम्युनिकेशन अब देखेंगे, ठीक है। तो कोई कहीं का लीडर है तो उसमें सबसे पहले क्या खूबियाँ होनी चाहिए थी वो देखो। तो उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसके पास काइंड ऑफ ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए टू गाइड, यानी दूसरों को गाइड करने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, एक जो प्रॉपर फूट स्टेप्स होंगे, जो फूट लाइन होगी, जो काइंड ऑफ जो सीढ़ी होगी, उसके लिए जो रास्ता होगा, उसको गाइड करना आना चाहिए एक लीडर को, ठीक है। मोटिवेट करना आना चाहिए दूसरों को, यानी उसकी टीम में जो बाकी मेंबर्स हैं उन सबको मोटिवेट कराने के लिए उस लीडर के पास ऐसा कुछ, उसका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे जो उसके साथी हैं, उसकी जो टीम मेंबर्स हैं, वो डीमोटिवेट ना हो, बल्कि और ज़्यादा मोटिवेट हो काम को अंजाम देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो लीडर होता है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, यानी कि उसके पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी बातों से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, दूसरे के जहन में अपनी बात समझाने के लिए, या फिर दूसरे को अपनी बात कन्विंस कराने के लिए, या फिर उसको ऐसा हमेशा मोटिवेट करके रखने के लिए कि ये रास्ता सही है एंड इसी रास्ते से हम धीरे धीरे अपने गोल पे जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करने की, यानी उसके माइंड को, उसकी सोच को बदलने की, उसके स्टेप्स को खुद बदलने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट नोन एज लीडरशिप कम्युनिकेशन। इसमें हमको चाहिए क्या क्या, अगर
लीडरशिप कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें अपनी कम्युनिकेशन में यानी हमें अपनी बातों में क्लैरिटी लानी होगी, यानी जो हम बोल रहे हो वो एकदम क्लियर हो, सामने वाले के यहाँ से मैं बोली नहीं कि सामने वाला बिल्कुल समझ जाए कि कहना क्या चाहती है, ठीक है। तो एकदम क्लियर स्टेटमेंट्स होने चाहिए, क्लियर पॉइंट्स होने चाहिए हमारे, फर्स्ट। सेकंड, एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी क्या होती है, दया भाव, और दया भाव से भी ज़्यादा क्या होनी चाहिए, यानी आपके पास दया भी है प्लस आप सामने वाले के जो मतलब कंडीशन है, सामने वाले का जो भी सिचुएशन है वो पूरा आप पूरा समझ रहे हो, उसको संभाल भी रहे हो, समझ भी रहे हो, एंड उसको उस लेवल तक जाकर तुम एनालाइज कर पा रहे हो, उस चीज़ को कहते हैं एम्पैथी, यानी उस लेवल तक की दया होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी होनी चाहिए, यानी हमें अपने टीम मेंबर्स के साथ एम्पैथी दिखानी है कि हाँ, अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, येस आई एम बीइंग अ लीडर, आई एम लिसनिंग टू इट एंड आई विल बी फोकसिंग और आई विल बी टेकिंग सम स्टेप्स और आई विल बी मैनेजिंग इट, है ना। ऐसे हमें मेंटेन करके चलना है अपना पेस, ठीक है। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एक लीडर हैं तो आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि सामने वाले को ये कमज़ोर या फिर ये ना लगे कि हमारा लीडर ही काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कम है तो हम लोग क्या करेंगे। नो, लीडर को अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, यानी अगर उसने कदम बढ़ा लिया है तो बस बढ़ा लिया, आप पीछे नहीं मुड़ने का। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी बातों से, उसकी हर एक स्टेप में एक अलग ही पागलपन झलकना चाहिए, एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। दिस इज़ व्हाट नोन एज अ लीडरशिप क्वालिटी। लीडर्स के पास एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, ठीक है, यानी वो खड़ी है, मतलब जो भी है लीडर खड़ा है एंड उससे अगर कुछ भी बातें वो हो रही हैं, कोई टीम मेंबर अपना डाउट समझा रहा है या फिर कोई टीम मेंबर अपना कुछ है ना, अपना कोई आइडिया दे रहा है, तो लीडर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स को पूरे जहन से सुन रहा है, अपने पांचों सेंस को खोल कर पूरी उसकी बात, एक एक बात समझ रहा है एंड उससे जो है अपने उसकी बातें समझ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उसके अंदर एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए। तो इतना सब कुछ एक लीडर के अंदर होना चाहिए। हाईलाइटिंग लीडरशिप गोल्स। अब एक लीडर के गोल्स कैसे होते हैं और लीडरशिप में आने के बाद हमारे गोल्स होने कैसे चाहिए, मतलब अगर मुझे किसी भी टीम का कोई लीडर बना दिया गया हो या फिर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, आप खुद ही एक लीडर हैं किसी टीम की, ठीक है, तो आपकी जो सोच है, आपकी जो लीडर आपका जो मतलब गोल है, आपका क्या होना चाहिए। देखो, हमारा ओवरऑल तो एक गोल होगा ही कि ये टीम बनी है इस काम को अंजाम देने के लिए, उसके रहते रहते आप एक एज अ लीडर आपके पास भी कुछ गोल होना चाहिए। वो कैसा गोल होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो एक लीडर के पास एक खुद का गोल होना चाहिए जो एक स्पेसिफिक हो, अटेनेबल हो और मेजरेबल गोल हो। यानी कैसा गोल होना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, यानी जो काम कर रहे हैं उसी फील्ड में वो एक स्पेसिफिक गोल मेंटेन, स्पेसिफिक मतलब एक वही गोल, ठीक है। ये नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्शन में हूँ, आज मेरा गोल ये था और मैंने 2 मिनट बाद फिर से अपना गोल चेंज कर दिया, अपना स्टेप चेंज कर दिया। नो, एज अ लीडर आपको जो अपना स्टेप है, अपना जो गोल है, अगर एक दिन आपने मेंटेन कर लिया कि तय कर लिया कि ये करना है, पहले ये करना है एंड आगे चलकर वो करना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो गोल एज अ गोल हमने सेट कर ली हैं, उसको दूसरे दिन चेंज नहीं करना है। नो, अपनी बातों पर डटे रहना है, वॉट एवर, लाइक जब तक जो डिसाइड किया है वो कर ना लो तब तक चेंज नहीं करना चाहिए। एक स्पेसिफिक गोल बनाकर रख लेना चाहिए, ठीक है। वो हो गया। दूसरा गोल कैसा होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल यानी पाने लायक गोल हो, ये नहीं कि हमने अपने ख्याली पुलाव में कुछ अलग ही लिमिट से बाहर ही वाला कोई गोल सोच रखा है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। यानी कि मेरा गोल अटेनेबल होना चाहिए, पाने लायक होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल गोल हो,
गोल जो हो एक टाइम में मिल जाए, ये नहीं कि मेरा टाइम लगा जा रहा, यानी कि एक लिमिटेड टाइम में वो गोल पाने लायक हो, ऐसा गोल हमें बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। अब मेरे गोल्स कैसे हो सकते हैं कि एक लीडरशिप के भी गोल्स होते हैं, एक मतलब एक लीडर जो लीडरशिप में है उसके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। पहला, वो एक ऐसा गोल बना सकता है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करूँगा, इस टीम को डायरेक्ट करते वक्त, इस टीम को लीड करते वक्त मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा, अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से अपना पेस मेंटेन करके रहूँगा कि अच्छे से मैं टीम मैनेज कर ले जाऊँ। अगर मेरी टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही आराम से, एकदम चिल्ड वे में मैनेज कर सकूँ। ठीक है, सो ये आ जाता है मेरे गोल्स में। प्लानिंग फॉर अचीविंग गोल्स, है ना। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, मेकिंग एक्शन प्लान्स कैसे होने चाहिए? एक्शन वाले, यानी कि हमें डे 1 से ही अपने गोल को पाने के लिए धीरे धीरे अपने गोल को एक्शंस में तोड़ना है। ठीक है, लाइक एक्शन यानी कि स्टेप्स। ठीक है, कि मैंने डे 1 से ही तोड़ लिया है अपने गोल्स को, लाइक मैं डे 1 से ही शुरू कर रही हूँ एक्शन लेना। ठीक है, मेरे जो प्लान्स होंगे तुरंत उस पर मैं काम करूँगी, एक्शन। ठीक है, यानी गोल को पाने के लिए उसकी पहली प्लानिंग यही होती है कि मैं गोल्स, जो मेरा गोल है उसको स्टेप्स में तोड़ लूँ और उन स्टेप्स पर काम करूँ। ठीक है, एक्शन लूँ। नेक्स्ट इज ए शेड्यूलिंग टास्क। ठीक है, अब मैंने स्टेप तोड़ लिए कि एक स्टेप ये रहेगा कि ये करना है मुझे उस स्टेप में। ठीक है, अब उस स्टेप में भी मुझे बहुत सारे टास्क करने होंगे, तो उन टास्क को भी मैंने टाइम टेबल में डाल दिया कि इतने टाइम में मैं ये टास्क कर लूँगी, फिर ये टास्क कर लूँगी, फिर डे 2 में मैं जाकर ये कर लूँगी, डे 3 जो होगा वो उसमें ये कर लूँगी। ऐसे ही मैंने टास्क को तोड़ दिया, यानी जो मेरे बहुत बड़े बड़े काम थे उनको भी छोटे छोटे टास्क में तोड़कर फिर उसके लिए टाइमिंग फिक्स कर ली कि इतने से इतने बजे तक ये, इतने से इतने बजे तक ये। ओके, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस रेगुलरली। हाँ, अब देखो जो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, जो भी मेरा गोल है उसको पाने के लिए जितने भी मैं स्टेप्स ले रही हूँ, क्या मेरे वो स्टेप्स जो ले रही हूँ काफ़ी हैं? यानी ये मुझे प्रोग्रेस दिला रहे हैं, मतलब मैं ऊपर जा रही हूँ ना, अपनी जो मतलब मेरी एक स्टेयर है उस पर मैं ऊपर चढ़ते जा रही हूँ ना। ये नहीं है कि मेरा जो ये स्टेप ले रही हूँ और मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ वो कहीं पानी में तो नहीं जा रही। यानी एक बार चेक भी करना होता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक है। ठीक है, और वो भी करना चाहिए, हमें रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहना चाहिए। सेकेंड, प्रोग्रेस रिपोर्ट एज अ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेटर। स्ट्रैटेजी यानी कि ऐसा कम्युनिकेटर, यानी ऐसा कम्युनिकेशन हमें रखना है जिसकी हर बात में स्ट्रैटेजी दिख रही हो, जिसकी हर बात में प्लानिंग हो, जिसकी हर बात में एक अलग ही टाइप की एडवांसमेंट हो। ठीक है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट एज अ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेटर, यानी एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेटर की प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी बनती है, ये है ये। ठीक है, तो अ प्रोग्रेस रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स योर ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स इन लीडरशिप रोल्स। यानी कि अगर मैं लीडरशिप के रोल में हूँ, एक लीडर हूँ, ठीक है, तो मेरी जो ग्रोथ होगी, मेरा जो अचीवमेंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर रखूँगी। ठीक है, और उसी से मैं चेक करती रहूँगी कि मेरी प्रोग्रेस कहाँ तक है। ठीक है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट यही होती है। अकम्पलिशमेंट एज अ माइंडफुल लीडर, यानी ऐसा लीडर जिसका माइंड एकदम एक्टिव है, माइंडफुल, यानी हर बात में कुछ ना कुछ सोच है उसकी, है ना, कुछ सोच कर ही उसने बोला होगा। ऐसे अकम्पलिशमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि एक माइंडफुल लीडर होने के लिए क्या क्या हमें अकम्पलिश करना चाहिए, क्या क्या हमें उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, वो देखेंगे। ठीक है, तो एक माइंडफुल लीडर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी वो इमोशनल लेवल पर जाकर किस तरह से अपनी टीम को समझ रहा है, अपने टीम के हर एक बंदे को एनालाइज कर रहा है,
जाकर इमोशनल लेवल्स पर उसको समझ रहा है, इसी को बोलेंगे कि वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस भी दिखा रहा है। ठीक। मैनेजिंग ग्रुप डिस्कशंस इफेक्टिवली। अब देखो, एक लीडर है, उसने अपने पॉइंट्स दिए, टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने पॉइंट दिए, तो ये काइंड ऑफ डिस्कशन हो गया। तो इस डिस्कशन को मैं कैसे मेंटेन करके रखूँगी, ये आ जाएगा ग्रुप डिस्कशन में। ठीक, यानी उसको मैनेज करके चलना, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कहीं कोई लड़ाई ना होने लग जाए, इस हर चीज़ को इफेक्टिवली मैनेज करना इज़ व्हाट नोन एज ग्रुप डिस्कशन को मैनेज करना। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हार्मनी। हार्मनी मीन्स कि शांति, डिसिप्लिन यानी अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपना जो एक रिस्पेक्ट है, उस लाइन को मेंटेन करके चलना। ठीक है, तो वो भी एक लीडर जो है वो भी मेंटेन करता है। नाउ कम्स स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। ठीक, अब कम्युनिकेशन तो होगा, लेकिन हर बात में स्ट्रेटेजी दिखेगी। अब strategic communication is the communication in which our words has a meaning, our words has an strategy behind it। हमारे शब्दों के पीछे एक स्ट्रेटेजी छिपी होती है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली ड्यूरिंग क्रिटिकल सिनेरियोज। ठीक है, मतलब कोई आपदा आ पड़ी है और आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपनी जो बातें कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन है, उसको बहुत ही क्लियर रख रहे हैं, बहुत ही साफ, बिना किसी चिंता को लिए हुए अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आ जाएगा इस एबिलिटी में। ठीक है, यूजिंग डेटा एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट व्यू पॉइंट्स। ठीक है, अपने POVs को सपोर्ट करने के लिए मैं डेटा, एग्जाम्पल्स, कंक्रीट एविडेंस, प्रूफ्स, चार्ट्स, केस स्टडीज़ ये सब दिखा रही हूँ, तो ये भी आ जाता है उसमें। यानी अगर जहाँ पे बात स्ट्रेटजी की आती है, वहाँ पे बात आ जाती है कि आपकी बातों में गहराई कितनी है, आपकी बातें कितनी अच्छी प्लानिंग से बनी हैं, क्या स्ट्रेटजी है उसके पीछे। और जहाँ पे स्ट्रेटजी आती है वहाँ पे हमें एविडेंसेस, प्रूफ, असली फैक्ट्स, रियल सिनेरियोज की एग्जाम्पल देनी पड़ती है। आउटलाइनिंग कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब अब पूरी कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, अब आपको फीडबैक लेना है। ठीक है, फीडबैक लेना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी बात कर ली, आपने अपनी कम्युनिकेशन दिखा दी सबको, बट अब आपको बाद में जाकर ये भी देखना होगा कि मैंने जो यहाँ पे बातें की उसका फीडबैक क्या है, लोगों ने क्या कमेंट किया, लोगों के ज़रिए से आपकी जो बातें रखी गई हैं वो कैसी हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिसीविंग मीनिंगफुल फीडबैक, मतलब हम अपनी ऑडियंस से, अपने टीम मेंबर से मीनिंगफुल फीडबैक्स लेते हैं कि ऐसा बोला था तो ये ठीक है ना, ये बोला तो ये ठीक है कि नहीं, ऐसा। रिस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टफुली टू सजेशंस, यानी जो सजेशंस मिल रही हैं, टीम मेंबर्स जो हमारे सजेशंस दे रहे हैं, टीम मेंबर्स जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं, मैं उनको अच्छे से रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्स करूँगी कि हाँ भैया आपने जो कहा सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ, बट इसमें ये प्रॉब्लम है। लाइक दिस हम रिस्पेक्टफुली उनको रिप्लाई कर रहे हैं। रीचिंग आउट टू द ऑडियंस विद क्लैरिटी, है ना, अपनी क्लैरिटी से सबको चौंका दो। अपनी जो ऑडियंस है, आप इतनी अपनी बातों में क्लियर रहो कि सामने वाला के पास कोई वही ना रह जाए, कोई डाउट ही ना रह जाए, वो आ जाएगा उसमें। मेकिंग परसुएसिव पिचेस, परसुएसिव भी आ जाएगा। मतलब अगर कुछ स्पीकिंग कर रहे हो, अगर किसी को कुछ मना रहे हो, अपने टीम मेंबर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आपकी बातों में परसुएसिव स्किल्स भी झलकनी चाहिए। इसी के साथ यूनिट 5 यानी कि डेवलपिंग पर्सनालिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स, कैसे हमारी सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलप होंगी, ये आ जाता है इसके अंदर। ओके, सबसे पहला पढ़ते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी बात, या फिर कोई ऐसी थिंकिंग, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें लिफ्ट अप कर देता है,
जो हमें एकदम रेडी कर देता है कि येस आई कैन डू इट, जो हमें एकदम तैयार कर देता है, एकदम हमारी जो सोल है उसको लिफ्ट अप कर देता है, उसको जैसे होता नहीं है कि हमें जोश मिला देना, ठीक है। तो मोटिवेशन इज़ व्हाट, जोश मिलाना, ठीक है। तो मोटिवेशन के फैक्टर्स क्या हैं, यानी मोटिवेशन आएगी कैसे, तो इसी ऐसे ही इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी हमें जोश कहाँ कहाँ से मिलता है। फर्स्ट इंटरनली भी मिल सकता है, सेकंड बाहर से भी कहीं से जोश मिल सकता है। तो इंटरनली तो हमें खुद से मिलता है कि हाँ हमें ये काम करने में खुद से ही खुशी आती है, मज़ा आता है हमको काम करने में, ये जो फॉलो करने में मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरी हॉबीज़ हैं और मेरा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, तो वो एक जोश हो गया, ठीक। नेक्स्ट है पैशन, मेरा एक सपना था कि मैं ऐसा करूं, ठीक है। तो ये वाली जो बात होती है ना, ये भी हमको जोश देती है, यानी हम अपने पैशन को क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने होल हार्टेडली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो इंटरनली ही आता है कि हाँ हम अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो वो जोश हो गया। हमारे जो खुद के गोल्स होते हैं, ठीक है, कि हमने तय कर रखा है कि हम वो करेंगे, तो हम बार बार हमारे माइंड में ये रिफ्लेक्ट होता रहता है कि हमारा तो गोल था, ये हमें तो करना ही है, तो इसीलिए ये इंटरनली है, ये इंटरनल यानी हमें अंदर से ही फीलिंग आने लगती है कि यस हम हारे नहीं हैं, हम अभी करते रहेंगे। सो ये होता है इंटरनल फैक्टर्स। नाउ कम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी बाहर से भी हमें कई बार जोश मिलता है। फर्स्ट रिवॉर्ड्स, अगर हमने कोई काम किया और उसमें हमको किसी ने रिवॉर्ड दिया तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने ये काम किया था और इसीलिए हमें ये रिवॉर्ड मिला है, तो उसने भी हमको खुश कर दिया, यानी जोश में ला दिया, अब हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। रिकॉग्निशन, आपने कोई काम किया है और उस काम की वजह से आपको लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो सोशली आप बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी बन चुके हैं, तो यहाँ से भी आपको जोश मिलेगा कि मेरा जो काम है वो सही है और इसे हमें रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। बोनसेस, हमने ऑफिस में कोई काम किया, कोई प्रेजेंटेशन तैयार की और उससे हमारा बोनस मिल गया हमको, ठीक है, तो अगली बार से हमारा यही रहेगा कि हम ऐसे ही इसी तरह से पीपीटीज बनाएंगे जिससे हमें बोनस मिलता रहे। तो हमें ये बाहर से मोटिवेशन मिला काम को करते रहने की। सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, इसी में आता है इंट्रोस्पेक्शन, खुद को देखना, ठीक है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। इन स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, सेल्फ टॉक, खुद से ही बात करना, ठीक है। तो खुद से अगर आप बात कर रहे हैं पॉजिटिवली, अपने आप को लिफ्ट अप कर रहे हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने के लिए सेल्फ टॉक इज़ मस्ट, और परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने के लिए सेल्फ टॉक इज़ मस्ट। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर, इंटरनल जो मोटिवेटर्स होते हैं वही होता है कि पर्सनली हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, ये मेरा इंटरेस्ट है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, तो ये इंटरनल मोटिवेटर्स हो गया। एक्सटर्नल में फिर वही आ गया जो हमें बाहर से मिल रहा है, जोश, यानी कि सैलरी देखकर, रिवॉर्ड देखकर, कोई तारीफ कर रहा है, इस तरह से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। असर्टिवनेस एंड नेगोशिएशन, असर्टिवनेस होता है किसी भी बात को रखने से मतलब रखते वक्त, अपनी कोई भी बात रखते वक्त आपके अंदर ना असर्टिवनेस झलक रही है। असर्टिवनेस यानी अपनी बात को आप रख रहे हैं और दूसरे वाले की मान के रख रहे हैं, मतलब दूसरे वाले की बात एकदम काट के, उसकी बात को एकदम इग्नोर करके, या फिर उसकी बात को बिल्कुल अपोजिट आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बात मानते हुए फिर अपनी बात रख रहे हैं। इसी को बोलते हैं कि आपके बातों से असर्टिवनेस झलक रही है, ठीक है। यानी आपकी बातों से असर्टिवनेस कैसे झलकेगी, मतलब कैसे दिखेगा ये, कि जब सामने वाला कोई बात कर रहा है एंड आप कोई बात कर रहे हैं और आपको अपना पॉइंट रखना है, तो आप सामने वाले को एकदम
बिल्कुल उसकी बात काट के या फिर उसको बिल्कुल अपोजिट रहकर आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं, आप आराम से बिल्ड करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। सो ये होता है असर्टिवनेस, यानी दूसरों के हाँ में हाँ मिलाकर फिर अपनी बात रखना। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली विदाउट डिसरिस्पेक्ट, यानी अपने ओपिनियन को रखना बिना टीम बी को डिसरिस्पेक्ट किए हुए। ठीक है। नेगोशिएशन, फाइंडिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन थ्रू डिस्कशन। नेगोशिएशन ये ऐसा होता है कि न तुम्हारी न मेरी इतना रखते हैं, लाइक मेरा भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा, हम दोनों का फ़ायदा, बात ख़त्म। यानी कि किसी भी डिस्कशन को जीतना तभी होता है जिसमें टीम ए का भी फ़ायदा हो रहा हो, टीम बी का भी फ़ायदा हो रहा हो। तो यही आता है नेगोशिएशन स्किल्स में कि आप किस तरह से अपनी डिस्कशन को बैठा रहे हैं जिसमें आपकी भी फ़ायदा हुआ जा रहा है एंड सामने वाला का भी हो रहा है, बिना कॉन्फ्लिक्ट के बातें ख़त्म हो रही हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब एक पर्सनालिटी के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो आपके अंदर ओपननेस होनी चाहिए। ओपननेस यानी कि आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, मतलब इंट्रो भी चलेगा लेकिन एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। अपनी बात को रखने के लिए आप ओपन माइंडेड होने चाहिए, है ना, अपना बात रख रहे हैं, ये मेरे पॉइंट है, ये लो। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि बस एबिलिटी है, हम एक्टिव हैं थोड़ा, और अपने सराउंडिंग को लेकर थोड़ा कॉमन सेंस वगैरह यूज़ करके अपनी हरी सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है। देन कम एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन है जो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो, लाइक थोड़ा ओपन हो, ओपन माइंडेड हो, और थोड़ा बोलने में तेज़ हो, एनर्जेटिक हो। ठीक है, शांत ना रहने वाला हो, लाइक बोलने वाला बंदा हो। सो दैट इज़ एक्स्ट्रावर्जन। देन कम्स एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब जो भी प्रोफेशनल है तो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट में एग्रीएबलनेस होनी चाहिए, यानी कि वो बात मानता हो, लाइक कोऑपरेट करता हो, है ना, कि अगर ये कुछ डिसाइड किया है तो उससे अग्री कर रहा हो, उस टाइप की खूबी होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी इमोशनली वो स्टेबल होना चाहिए, उसके जो इमोशंस हैं भारी नहीं पड़ने चाहिए, लाइक इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। देन कम्स एम्पैथी, सिंपैथी, ऑल्ट्रुइज्म। एम्पैथी क्या होता है कि मैं दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, दूसरों का जो इंसिडेंट हो रखा है दूसरों के लिए, मैं थोड़ी सी काइंड हूँ, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, और काइंड होकर मैं उसकी पूरी पूरी बात समझ रही हूँ। लाइक एम्पैथी में क्या है कि मैं दूसरे की फीलिंग सुन रही हूँ प्लस समझ भी रही हूँ। ठीक है, ये एम्पैथी है। सिंपैथी में क्या हो रहा है कि मैं दूसरों का दुख देख रही हूँ और बस मुझे उसे देखकर थोड़ी सी दया आ रही है, लाइक मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसकी प्रॉब्लम को, ओनली मैं थोड़ा सा काइंड हो रही हूँ बस। दिस इज़ वॉट सिंपैथी। ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है, हम दूसरे की जो वो वैसा होता है ना कि जो हेल्प करते हैं, जो हेल्प करते हैं और जो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हेल्प करते हैं, लाइक उनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, दे आर लाइक मैं तो हेल्प करूँगी या फिर करूँगा, मुझे हेल्प करने से मतलब है, आई एम नॉट, मेरा उसमें कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है कि मैं उनकी हेल्प करूँगी तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, नो, मैं हेल्प करती रहूँगी, बात ख़त्म। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट। स्ट्रेस को समझते हैं और स्ट्रेस के इम्पैक्ट क्या है, वो करता क्या है, वो समझते हैं। स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर किसी को भी स्ट्रेस है तो इससे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अफेक्ट करता है। वो मेंटल वो हमें दिमागी तौर से भी अफेक्ट करने लग जाएगा, और फिजिकल उसका जो वो है ना असर, वो हमारी बॉडी पर भी दिखने लग जाएगा। कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, मतलब
अगर स्ट्रेस है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मोटिवेशन भी उसकी वजह से कम हो जाती है। अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर, यानी अगर किसी के पास स्ट्रेस है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए वो देखेंगे। सबसे पहला आता है मेडिटेशन यानी कि योगा वगैरह एंड एक्सरसाइज, ये सब कर रहे हो आप मेडिटेशन में, ठीक है। डीप ब्रीदिंग यानी कि हम लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, लाइक ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट वेरी स्लोली, तो उसमें वो डीप ब्रीदिंग में आ जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमारा जो माइंड है प्लस जो मेरा फिजिकल बॉडी है, मतलब दोनों के दोनों हेल्दी रहें। अगर टाइम मैनेज करके चल रहे हैं तो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट ही मस्ट है। टॉकिंग टू मेंटर्स, यानी अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो मैं अपने मेंटोर से बात करूँगी, अपने जो मुझसे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, या फिर अपने बड़ों से बात करके मैं चीज़ों को सॉल्व करने की सोचूंगी, ना कि अपने माइंड के अंदर स्ट्रेस लाऊंगी। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो एबिलिटी टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेक रिस्क्स, यानी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या है, वो अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने होंगी और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान लेगा, ठीक है, प्लस वो रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। रिस्क है तो इश्क है ना। लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर होता है ना, एक रियल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी सामने पड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर और रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। ओके, रिक्वायर्स इनोवेशन, प्लानिंग, लीडरशिप एंड फिनेंशियल अवेयरनेस। एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन यानी कुछ नया करने का, कुछ नए आइडियाज़ पे अपना दिमाग चलाने का जो काइंड ऑफ एबिलिटी होती है ना, उसी को बोलते हैं हम इनोवेटिव है वो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेटिव होना इज़ मस्ट, उसको प्लानिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हों उसके अंदर, प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। नाउ कम्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी थिंकिंग जो होगी क्रिटिकल भी होगी, यानी थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक, थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग होगी, प्लस लॉजिकल होने के साथ साथ क्रिएटिव भी होगी, यानी स्पेशल होगी, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आता है कि कैसे सामने वाला लॉजिकल एनालिसिस कर रहा है, लॉजिकल इवैल्यूएशंस है उसकी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर चीज़ में स्ट्रेटजी है उसके, तो वो आ गया क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाता है कि उसके इमेजिनेशन लेवल कितना है, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करने की एबिलिटी कितनी है, और वो कितना ओरिजिनल है, यानी कितना इमेजिन करके और अचीवेबल गोल्स को क्रिएट करने का उसके पास एक एबिलिटी है, लाइक वो क्रिएटिव है, ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ क्रिएटिव पर्सन की खूबियाँ क्या हैं, उसकी क्यूरियोसिटी का लेवल अप होता है, यानी वो नेक्स्ट लेवल की होती है। लाइक क्रिएटिव पर्सन ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर क्यूरियोसिटी यानी कुछ जानने की जो इच्छा है ना, वो भर भर के पड़ी होती है, ठीक है। ओपननेस टू न्यू आइडियाज़, जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनके पास नए नए आइडियाज़ को सोचने एंड नए नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने या फिर उनको अपने दिमाग में लाने की एक काइंड ऑफ ओपननेस रहती है। लाइक उनको एक ही चीज़ से रिलेटेड डिफरेंट एंगल से डिफरेंट आइडियाज़ तुरंत मिलने लग जाते हैं। फ्लेक्सिबल थिंकिंग, क्रिएटिव पर्सन की जो थिंकिंग होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, यानी अभी एक चीज़ सोच रहे थे, अब उसी से रिलेटेड हम उसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए कुछ और सोचने लग गए,
फ्लेक्सिबल है। ये नहीं कि हम स्टैटिक थिंकिंग नहीं है कि हम एक ही चीज़ थिंक करके एक ही चीज़ फॉलो करेंगे। नो, क्रिएटिव पर्सन क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए उसकी थिंकिंग फ्लेक्सिबल हो जाती है, यानी कि वो ऐसी सोच रखता है कि एक ही चीज़ को करने के लिए उसको डिफरेंट एंगल से इमेजिन करता है। परसिस्टेंट यानी कि रुकना नहीं है, वो अपने आइडियाज़ को सोचता है एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करता है, रिजल्ट्स पाता है, यानी परसिस्टेंट रहेगा वो। ठीक है, वो ये नहीं है कि बहुत कुछ सोचा बट उसने अप्लाई कुछ नहीं किया। वो रेगुलर है अपनी लाइफ में एंड रेगुलरली वो आइडियाज़ पे काम करता है और वो परसिस्टेंसी दिखाता है। एबिलिटी टू सी पैटर्न्स अदर्स मिस, यानी जो लोग मिस कर देते हैं, क्रिएटिव पर्सन वो उसे ढूंढ निकालते हैं। जैसे लोगों ने अपना सोच के काम कर लिया, बट क्रिएटिव पर्सन अगर आएगा तो वो इस तरह से उस चीज़ को, उस आइडिया को देखेगा कि उसके अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं जो लोगों को नहीं दिख रहा है, वो एक क्रिएटिव पर्सन को दिख जाएगा। So this was unit 5 and it is the end.